सबसे पहले बात हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस हिस्से में इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी फौज कातिल बनकर घूम रही है और टोली की टोली घूम रही है। निहत्थे कश्मीरियों पर कत्लेआम हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, औरतों का खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों का गुस्सा हर दिन के साथ बढ़ रहा है। विद्रोह की आग को दबाने के लिए मुनीर की फौज लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 6 और लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फराबाद के अलावा रावलाकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स की स्नाइपर्स ने एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो प्रदर्शन में शामिल था और नमाज पढ़कर निकला ही भर था। पीओके के रावलाकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी और मौत को लेकर लोग सड़क पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारेबाजी लगातार मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो रही है। पाकिस्तान से आजादी की मांग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की अवाम है भाई, इधर लेके आए। ये गोलियां बताएं, ये लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। यह है एफसीपीसी और रेंजर, यह है एफसीपीसी रेंजर जो नेते हम शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बैनुल-अक़वामी अदारे ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की आली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे नेते लोगों पर गोलियों की बौछार। यह है पाकिस्तान का कश्मीर जिसे वो कहता है ये मेरी शहरक है। ये हम लोगों पर गोलियां चलाने वाले दरिंदे। दुनिया जागे, दुनिया जागे और ये देखे हम नेता लोगों पर किस तरह गोलियां चलाई जा रही है। जिंदगी वाकई यहाँ कितनी मुश्किल है। वहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है दुनिया जागे, और वो दुनिया के जागने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सख्त रवैया इस पूरे मामले पर अख्तियार किया है तो वो केवल भारत है। बाकी पूरी दुनिया तो चुप बैठी हुई है। अमेरिका चुप है, रशिया चुप है, चीन चुप है, जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो तो सब चुप बैठी हुई हैं। पूरा यूरोप चुप है। पीओके इस समय बैटल ग्राउंड बना हुआ है। पीओके में हर तरफ खून ही खून बह रहा है। फौज सीधे आम लोगों पर गोली चला रही है, लेकिन अब पब्लिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ भीड़ सड़क पर है, इसके बावजूद जबकि वो ये जानती है कि सामने से फायरिंग हो रही है, किसी के भी सिर पर ये गोली आकर लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद सिर पर कफन बांधकर पीओके में लोग बाहर निकल चुके हैं। दुनिया क्या कर रही है? मास मर्डर हो रहा है, सामने से गोलियां चल रही है। भारत के अलावा कौन बोल रहा है? बिल्कुल। और ये इस नरसंहार को अभी देखिए 2 तारीख को कल मतलब दूसरे राउंड का इलेक्शन होना है। यहाँ जो पीओके का पहला इलेक्शन एकदम रिग्ड है। यहाँ तो पूरा रिग्ड ही इलेक्शन होता है। आप हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 53 सीटें हैं, उसमें से 8 तो पहले आरक्षित कर रखी हैं। महिलाओं के लिए, उलेमा के लिए, टेक्नोक्रेट के लिए वो अपने सरकार अपॉइंट कर देती है, जो केंद्र की सरकार होती है। मतलब जहां नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है, अवामी लीग की, वो अपॉइंट कर देगी। उसके बाद 12 सीटें भारत से, जो भारतीय कश्मीरी जो लोग हैं, हालांकि वो भी भारत का हिस्सा है, वो कश्मीर है, वो भी हमारा ही है, लेकिन इस नाम पर कि ये कश्मीरी प्रवासी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए वहाँ नहीं है, उनको 12 सीटें। तो 53 में से आपने 20 सीटें आरक्षित कर दी। बाकी 33 सीटों के इलेक्शंस होने हैं। 5-10 भी अगर जीत गए तो हो गया, आपकी सरकार बन गई। आप एक प्रॉक्सी सरकार, एक अपनी कठपुतली सरकार बिठाते हैं। और पहले ही राउंड में 13 सीटों में से 9 सीट उनकी नवाज शरीफ की पार्टी जो है अवामी लीग जीत चुकी है। तो अब ये सेकंड राउंड में करके अपनी सरकार बना लेने का इनकी अपनी जो योजना है, प्रॉक्सी बिठा देने का। और उसके लिए जो करना होगा सो करेगी। मुनीर भी करेंगे। शहबाज शरीफ तो कोई हैसियत है नहीं, वो तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और मुनीर अपनी कठपुतली सरकार बनवाने के लिए ये नरसंहार करवा रहे हैं। वहाँ 10,000 जवान और भेजे गए हैं ताकि अगर कोई विद्रोह होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके चुनाव को रिग्ड करने के काम में बाधा डालता है तो उसको मार डालो। इस तरह का नरसंहार हो रहा है वहाँ। भारत ने कठोर इस पर बड़ी चेतावनी दी है, आपत्ति जताई है, क्योंकि कुछ भी होगा, एक तो वो हमारा हिस्सा है भौगोलिक रूप से, कुछ भी होगा तो भारत पर उसका असर होगा, क्योंकि लोग अगर उधर से पलायन होता है तो लोग भारत की तरफ आएंगे। अमेरिका इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मुनीर उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जिनको वो घर पे बुला के लंच कराते हैं। चाइना की समस्या यह है कि उसका सीपैक, अभी जो बता रहे थे ये लोग कि सीपैक उधर से ही होकर गुजरता है।
46 या 50 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके, तो चाइना नहीं बोलेगा। चाइना नहीं बोलेगा तो रूस उसका प्रॉक्सी है, वो क्यों बोलेगा। और अमेरिका इस समय फील्ड मार्शल बने हुए को अपना फ्रेंड बनाए हुए हैं और चाइना के साथ 2G की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद भी इस वक्त केवल भारत से सिर्फ भारत से है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाए, जरूरत हो तो यूएन में ले जाए, किसी तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है तो भारत को करनी चाहिए, मानवता के नाते भी, स्ट्रेटेजी के नाते भी। अब दिल्ली की भी बात हम कर लेते हैं। दिल्ली दंगा और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा पर सियासत हो रही है। बीजेपी लोअर कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। आम आदमी पार्टी पर ताहिर को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर को बीजेपी का आदमी बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगे के दोषी को पीड़ित बता दिया है। ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग भी इस बीच तेज हो गई है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की फैमिली ने दोषियों को तो फांसी की सजा की ही मांग की है। ताहिर हुसैन का कहना यह है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ताहिर के अलावा नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये पहले आप बबल बाइट जरा सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि ये इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग सर, ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। सज्जन जी, बीजेपी ने इस फांसी की माफ कीजिएगा, इस उम्र कैद की सजा का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी तो उल्टा ही राग अलाप रही है कि ताहिर हुसैन ही बीजेपी का आदमी है, जबकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर तक उनके नेता इमरान भी जो है वो इनके समर्थन में खड़े रहे। और AIMIM तो अलग बात कह रही है कि भाई ये क्योंकि ताहिर हुसैन है इसलिए उम्र कैद की सजा है। देखिए, इसमें एक तो राजनीतिक पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि जब अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली और वो हुआ कि उनकी हत्या की गई थी, और उस समय जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस संदर्भ में ताहिर हुसैन और उसके तमाम जो समर्थक थे उनके भी फुटेज आए थे कि जिसमें ये लग रहा है कि ये दंगे को भड़का रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी चल रही है, सब कुछ हो रही है। तो उसके आधार पे लोअर कोर्ट से इन्हें सजा मिला है। हाई कोर्ट इसको कैसे रिव्यू करती है, पनिशमेंट का क्वांटम क्या रिवाइज करती है, जो भी होता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक पहलू का है तो बीजेपी का स्टैंड समझ में आता है कि बीजेपी भाई कह रही है कि जो यहाँ की डेमोग्राफी है, और आम आदमी पार्टी के पास जब मुस्लिम पूरी डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई कांग्रेस से, तो उसको देखते हुए बीजेपी का स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आम आदमी पार्टी ने हालांकि ताहिर हुसैन को उस समय हटा दिया था, अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो ये कहना कि वो बीजेपी का आदमी है, इसका कोई सिर पैर की बात नहीं है। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की चिंता क्या है कि ओवैसी जैसे लोग जिनका स्टेक नहीं है, हाँ, तो जब वो आके कह रहे हैं कि जो दोषी है वो पीड़ित है, तो ये चुनौती अब आम आदमी पार्टी के लिए है। वो पीड़ित है और उसके पीड़ित के पक्ष में कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी है क्या? कांग्रेस है क्या? मुसलमान के साथ कौन खड़ा है? ये सीधी बात है। बिल्कुल, और यही पॉलिटिक्स ओवैसी करते हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं, बंगाल के बाद भी, बिहार के बाद भी, कि मुसलमान अपना नेता इसीलिए तलाश रहा है कि सही और गलत, कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष का ख्याल किए बगैर कौन नेता मुसलमान के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। अगर बदरुद्दीन अजमल खड़े होते हैं, अगर हुमायूं कबीर खड़े होते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं तो वो अच्छा है, वो उनको अपील करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो किसी तरह से कोई कानूनी पहलू पर तो बात कर नहीं रहे हो। कैसे नहीं? जब कहा गया वहां कि भाई ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिस ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है, जिस तरह से मारा गया है उनको प्लान करके कोल्ड ब्लड में, फिर नाली में फेंक दिया हाँ, उसमें तो फिर कोई भी सजा कम है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आकर के, और बीजेपी का आदमी कोई बता रहा है, या वो कह रहे हैं वही पीड़ित है, तो ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग उन्होंने कर ली है कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं। मुसलमान तुम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ मत देखो, हम तुम्हारे मसीहा हैं। और ये पॉलिटिक्स दिल्ली में ये मैसेज जा रहा है। और इसीलिए जहां भी ये होगा, हम बार बार कहते हैं कि जहां भी ये लगेगा मुसलमान को कि यहां हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे तो मुस्लिम हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहां वो जरूर देगा। जहां मुकाबला दो मुसलमानों के बीच में होगा, दो मुसलमानों में से एक को चुनना है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान को चुनेगा। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक पोस्ट किया, आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उन्हें बचाने की कोशिश होती रही। क्यों? दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ताहिर हुसैन को सजा के इस पूरी प्रक्रिया का
क्योंकि वो भी एक हिस्सा रहे। अब दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड भी पकड़े जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। एक बयान आप सुन ले। प्रक्रिया में न्याय हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे मामलों में न्याय बाकी है। मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए, मास्टरमाइंड भी इसमें पकड़े जाएं, जो ताहिर हुसैन को, उमर खालिद को आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सच भी उजागर हो, उस दिन की भी प्रतीक्षा है। पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलता है ऐसे लोगों को, ये पहले से ही आप कहते रहे। इस मामले में कम से कम अब नाम सामने आएंगे, वो लोग एक्सपोज होंगे, ऐसी उम्मीद है। एक्सपोज्ड हैं केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, इनके जैसे लोगों ने ताहिर हुसैन को बार बार संजय सिंह ने बेगुनाह बताया, पकड़े जाने के बाद भी बेगुनाह बताया। मनीष सिसोदिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल गायब हो गए थे दंगों के समय, और उनके लोग सड़कों में आगजनी और हत्याएं कर रहे थे। तो सरकार की जो चुप्पी थी, उस वक्त की आपराधिक सरकार की जो चुप्पी थी, वही बता रही थी कि उस वक्त की सरकार किसके साथ खड़ी थी। किसी भी हिंदू के दरवाजे पर कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मरहम लगाने के लिए नहीं गया, सहायता देने के लिए नहीं गया, पूछने के लिए नहीं गया। दंगों को पूरा का पूरा, हिंदू विरोधी दंगों में भी आप हमलावर पक्ष के साथ खड़े थे, सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े थे। तो पॉलिटिकल जो शह है वो डेफिनेटली दंगाइयों को मिल रही थी, और आज भी उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या? सौरभ भारद्वाज, कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वर्तमान से जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हामिम मंडल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी हामिम मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हामिम के टारगेट पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी थे। दावा यह है कि आतंकी हामिम मुख्यमंत्री पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, और शुरुआती जांच में दावा किया गया कि आतंकी हामिम पिछले 3 महीने से वर्धमान में रहकर सीएम शुवेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था, पश्चिम बंगाल में किन किन लोगों से उसे मदद मिल रही थी, इसकी जांच के लिए उसे कब्जे से मिले हुए मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ताल हो रही है। आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, डिटेल जानकारी देगी। जैश का एक्टिव मेंबर ये हामिद मंडल वर्धमान के रेनेफा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में ही एक परिवार के साथ रह रहा था, और एजेंसियों का कहना यह है कि इसी फ्लैट से वो अपनी आतंकी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था, और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल, और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था, और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है, उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा, और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया, और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया, और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है, ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टरमाइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, हावड़ा के बीजेपी विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। শুধু আমি তো নয়, এসটিএফ বলবে কালকে শুনবেন আওয়ার উমেশ রায় অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল। বাকিটা আমি বলছি, ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ এ প্রেস কনফারেন্স। पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना होना ये बहुत खतरनाक है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी अगर है और इसमें केवल मुख्यमंत्री का ही जो बयान है, सिर्फ खतरा उनका ही नहीं है बल्कि खतरा विधायक का भी है। नहीं, देखिए, जब तक टीएमसी की सरकार थी तब से बात सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का भी इनपुट था कि बंगाल में इस तरह के जो एक तो रेडिकलाइजेशन, चाहे वो पड़ोस में बांग्लादेश से हो, और दूसरी बात कि इस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो एक सेफ हेवन बन रहा है। खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर्धमान तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ज़्यादातर इंटेलिजेंस की निगाह मुर्शिदाबाद और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ रहती है। अब ये देखिए, वर्धमान सबसे सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंट्रल बंगाल का हिस्सा है, तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, वहाँ पे ये रह रहे थे। उसके अलावा इनके पीए की हत्या हुई चुनाव का रिजल्ट आते ही। अब देखिए, कोई ये कहे कि टीएमसी या वो वगैरह की हिम्मत ही नहीं कि करवा दे आप, अगर आप बंगाल, ये निश्चित तौर पे कोई और करवा रहा है जिसमें इस्लामिक संगठन हो, टेररिस्ट एक्टिविस्ट हो। उसके बाद जब ये उमेश राय की बात आ रही, उमेश राय हावड़ा में रहते हैं और हावड़ा में रहते हैं और पूर्वांचल का जो वोट, जो हिंदी भाषी वोट कहते हैं, उसके बड़े नेता हैं। इस बार वो जीत के भी आए हैं। 2021 के चुनाव में मात्र 5000 से वो रह गए थे। चुनाव जैसे भी हुआ था, लेकिन काफी लोकप्रिय हैं। वहां पे भी उनकी गतिविधि ये होती है, चूंकि हावड़ा में इस तरह की डेमोग्राफिक आबादी है जिसमें बातचीत में आपको लोग बताएंगे कि काफी ज्यादा वैसे एलिमेंट है जहां सीधा धमकी दी जाती है, जान का खतरा होता है। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये हो सकता है टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, कि अभी आप सीएम को, उमेश राय को कर रहे हैं। ये देखना चाहिए कि अब जब टीएमसी और पार्लियामेंट्री अपोजिशन वहां वीक हो रहा है, उस वैक्यूम को कुछ वैसी ताकतें तो नहीं कर रही हैं विक्टिमाइजेशन का सेंस लाके, नए रिक्रूट्स करके, ठीक है, कि अब आपका कोई रहनुमा नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं बची, तो आप करें। तो बंगाल एक सिक्योरिटी स्टेट है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, और वहां पे जिस तरह से डेमोग्राफी वेपनाइज हो सकती है और उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक और खबर, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने पर जवाब मांगा है, क्योंकि एमएलए या एमएलसी बने बिना दीपक प्रकाश दूसरी बार मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया है, जबकि उनका कार्यकाल तो 8 महीने का भी बाकी था। माना जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, जिससे उनकी मंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी। अब इसे लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी ने दीपक और देवेश की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आनन फानन में बलि का बकरा ढूंढ लिया गया। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में भी मंत्री थे, और नीतीश के इस्तीफे के बाद जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी, तभी दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। ये सारी कहानी तो हम लगातार दमदार 10 में बताते रहे हैं दर्शकों को, कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे अपनी पत्नी, खुद का, बेटे का, सबके लिए उन्होंने सत्ता में जगह ढूंढ ली है। लेकिन बलि का बकरा, रोहिणी आचार्य तो ठीक बात कह रही है। देखिए, अब इसमें क्या है, एक राजनीतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये हुआ कि जब पहली बार ये नवंबर में सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो दीपक प्रकाश मंत्री बन गए। सब, हम किसी को ये अंदाजा नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा के 4 एमएलए जीते थे, लगा था कि उनकी पत्नी या दूसरा कोई एमएलए बनेगा। उनको राज्यसभा मिल गई थी जब वो लोकसभा का हारे थे 24 में चुनाव, उसके बाद उनको राज्यसभा मिल गई थी। लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर वो सरकार बदली, वो तब भी सवाल उठता रहा कि कैसे जाएंगे, मंगल पांडे की सीट खाली हो रही थी, उससे जाएंगे। लेकिन वो सरकार बदली, नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार, तब तक ये 3-4 महीने मंत्री रह चुके थे बिना विधायक हुए। फिर जब सम्राट चौधरी बने तो उस समय मंत्रियों ने शपथ ली थी, 3 ही लोगों की शपथ हुई थी। मई में इनकी शपथ दोबारा जब सरकार बनी तो फिर ये शपथ ले लिए। तो कानूनी पक्ष ये सुप्रीम कोर्ट में उठा है कि 2 बार शपथ हुई है एक ही सरकार में, मतलब सरकार बदली है लेकिन एक ही विधानसभा में, और दोनों बार ये नहीं रहे हैं, तो क्या ये दोनों टर्म मिला के 6 महीना होना चाहिए या हर टर्म में 6 महीना होना चाहिए?
ठीक तो है। एक बार ये कानूनी सवाल है जिसका जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के, उस पर जब फैसला आएगा तब। अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों बहुत सख्त टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कल आनन फानन में देवेश कुमार का इस्तीफा कराया गया है। अब उनका 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और वो राज्यपाल से मनोनीत एमएलसी हैं, तो तुरंत राज्यपाल मनोनीत कर देंगे दीपक प्रकाश को और वो एमएलसी हो जाएंगे 10 महीने के लिए। अब ये इसका राजनीतिक पहलू ये है, एक तो पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी का ध्यान रखा, उनके सम्मान का ख्याल रखा, लेकिन अपने का ध्यान नहीं रखा। हाँ, उसके बाद दूसरा राजनीतिक पहलू ये है, जो वहां इशू है, जो नैरेटिव है, वो ये है कि कुशवाहा मुख्यमंत्री आपने बना रखा है, इसके बावजूद आपको फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश करने की जरूरत है, आपको एक और कुशवाहा चेहरे की जरूरत है। ये इसका मतलब कि शाहबाद के इलाके में आपको अभी लग रहा है ऐसा। और दूसरा नैरेटिव ये है कि आपने कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए भूमिहार की बलि ली है। बिल्कुल, जो भूमिहार आपका सबसे बड़ा समर्थक ग्रुप रहा है, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर को साथ देगा, लेकिन उसके बाद भी खबर आई कि अंत में जाते जाते उन्होंने काफी हद तक बीजेपी की जान बचाई वहां बांकीपुर में, और उसके अगले ही दिन मतदान खत्म हुआ, उसके अगले दिन आपने देवेश कुमार की बलि ले ली। तो अब उस पर कंसोलिडेशन ये है कि हो सकता है कि मार्च में फिर राज्यपाल कोटे की 12 सीटें आ रही हैं, बीजेपी फिर उनको दे दे या कुछ और दे। लेकिन अभी ये नैरेटिव है कि आपने अपने एक बड़े कोर समूह जो वोटर ग्रुप है उसको नाराज किया है।